नया चैप्टर है सेल। इसके बाद दो चैप्टर बचेगा, सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स। ये हम लोग 12th में देखेंगे क्योंकि उसका ऑफ एंड ऑन जरूरत पड़ेगा 12th में। पहला यूनिट है 12th का आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। उसमें गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो डिविजन्स होते हैं वो मियोसिस है, सेल डिवीजन का एक टाइप है ना, तो वो वहाँ देखना है। बैक्टीरिया में अगर रिप्रोडक्शन देखना है उसमें कैसे हो रहा है, वो प्रोसेस है एमाइटोसिस जिसे कहते हैं, या बाइनरी फिजन, उसके क्या मेथड्स हैं उसमें जरूरत पड़ेगा। फिर गैमेट प्रोडक्शन के दौरान तो देख ही लिए, अब अगर सेल का नंबर बढ़ना है तो कैसे होता है वो माइटोसिस। तो ये सारी चीजें आपको 12th में जरूरत पड़ेंगी, इसीलिए उस चैप्टर को 12th में मर्ज करेंगे। दूसरा जो इसमें एक चैप्टर बच रहा है वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आर एक्चुअली दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, और ये आउटसाइड द सेल आप बना नहीं सकते। अगर बनाते हैं तो लॉन्ग लाइफ नहीं होता, बिकॉज सेल उन्हें बनाते हैं और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बहुत सारा मैकेनिज्म अप्लाई करता है। जैसे मान लीजिए आप मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और एक तरफ आप बना रहे हैं स्टेनलेस स्टील का बर्तन। कई बार ऐसा हुआ गलती से स्टेनलेस स्टील का बर्तन धोते समय रखते समय गिर गया, रफ एंड टफ है। प्लास्टिक का या फाइबर का भी बनाते हैं, गिर जाता है। मिट्टी का भी बर्तन रखते समय गिर सकता है, पर किसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा? मिट्टी का बर्तन। गिरा नहीं कि फूट गया, इवन कई बार रखते रखते फट जाता है वो, है ना, उसका शेल लाइफ ज्यादा नहीं होता, ज्यादा लंबा नहीं चलता। उसके बाद आप देखेंगे फाइबर का प्लेट, ये गिरे, हो सकता है टूट जाए, हो सकता है नहीं टूटे, पर स्टेनलेस स्टील ये हार्डली टूटता है। हाँ, मैक्सिमम मोर और लेस पचक जाता है कहीं से, है ना, डिस शेप हो जाएगा, बेंड कर जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। बहुत अनयूजुअल है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है क्या कि जैसे तीन अलग अलग मटेरियल्स के एक ही बने हुए ये यूटेंसिल है, स्ट्रक्चर है, पर उनका लॉन्जिविटी अलग अलग है। उसी तरीके से बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम सेल के अंदर बनाते हैं और उन्हें सेल के अंदर मतलब लंबे समय तक रखने के लिए सेल बहुत सारा मैकेनिज्म अप्लाई करता है। ये मैकेनिज्म सेल के बाहर नहीं हो सकता, तभी तो सेल्फ ऑटो एडजस्टिंग है। तो ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 2 में, जहां आपको जेनेटिक्स है, यानी मेंडलिज्म, क्रोमोसोम कैसे बिहेव करते हैं, आगे के जनरेशन में कैसे जाएंगे, कैसे कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, वो देखना है। उसके बाद फिर उनका बेसिस क्या है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो आएंगे डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो फिर से बायोमोलिक्यूल्स वहां आएगा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इसलिए वहीं पे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटेजी है। अब देखें सेल। सेल को डिफाइन करने के लिए हम लोग बहुत सारा स्टेटमेंट देते हैं। क्या कहते हैं? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटर दरवाजा बंद कर दीजिए। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, लाइफ कहते हैं। फिर ये कहते हैं इट इज द बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, अलग अलग तरीके से। या ऐसे भी कह सकते हैं द मिनिमम या स्मॉलेस्ट एग्रीगेशन of different molecules enclosed in a surface will show life is the cell। सबसे छोटा मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन, है ना, जो एक सरफेस के अंदर गिरा होगा। ये सरफेस क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई भी सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसा कुछ है, इट विल बी द सेल। बहुत तरीके से हम लोग सेल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिफिनेशन आया कहां से? सबसे पहली बात यही है, किस आधार पे आया? तो उसका आधार है सेल थ्योरी। इसलिए सेल जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा सेल थ्योरी। इसे दिया था स्लेडन एंड श्वान। ये जर्मन बॉटेनिस्ट थे, और ये इंग्लिश
जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने कंबाइंडली प्रपोज किया था सेल थ्योरी, और ये कंबाइंड प्रोपोजिशन आया था 1838 to 39 अराउंड। इन दोनों ने जो भी सेल के बारे में डिफाइन किया वही आता है सेल के डेफिनेशन में। जिन चीजों को उन्होंने सेल के बारे में बताया, इस थ्योरी में जिन चीजों को सेल के बारे में बताया गया वही सेल के डेफिनेशन में आ जाता है। लिखिए तो पहला स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट करके डैश दीजिएगा, इट स्टेट्स दैट नंबर 1, cell is the smallest unit of life, cell is the smallest unit of life. Second point, all the metabolic activities, all the metabolic activities मतलब हो गया मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म हो गया बिल्डिंग अप रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म हो गया ब्रेकडाउन रिएक्शंस। इन दोनों का समअप मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, all the metabolic activities of a living organism at lowest level, at lowest level are observed in a cell, are observed in a cell. Third point, cell generates energy, cell generates energy from different sources, from different sources to keep itself alive, to keep itself alive. ठीक है, हो गया। अब देखिए इन सभी बातों में सेल को अच्छे से डिफाइन किया गया। जितनी भी एक्टिविटीज होनी है मिनिमम लेवल पे, दैट विल बी इन द सेल। जितने भी एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटीज किसी क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, वो मिनिमम लेवल पे कहां पे होगा? सेल में। उसके बाद मिनिमम लेवल ऑफ लाइफ हम लोग को किस में दिखाई देगा? वो भी सेल में। लेकिन एक बात इसमें मिसिंग है कि ये तो कह देते हैं कि मतलब सेल लिविंग यूनिट है, पर नए सेल आते कहां से? हाउ द सेल शुड कम, ये उन लोगों ने नहीं डिफाइन किया। ठीक है, ये कहां से सेल बनेंगे, नए सेल्स कहां से आएंगे, ये नहीं बताया उन्होंने। तो इसको मॉडिफाई किया रुडोल्फ वर्काउ या वर्चाउ, जो कहते हैं रुडोल्फ वर्चाउ। और मॉडिफाइड सेल थ्योरी, उसमें एक स्टेटमेंट जोड़ा गया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एंड दिस इज द टैगलाइन फॉर ए सेल। कोई भी सेल के लिए ये टैगलाइन है। नया सेल कैसे बनेगा? ये पहले से उपस्थित सेल से नए सेल्स बनकर आएंगे, एंड दैट विल बी बाय रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन। तो यहां से सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, रुडोल्फ वर्काउ या वर्चाउ, RUDOLF, रुडोल्फ वर्चाउ stated and modified the cell theory by adding
a statement that omnis cellula e cellula, meaning cells come up from pre-existing cells. सेल कहां से आते हैं? पहले से उपस्थित कोशिकाओं से. So it introduces the concept of cell division. इसलिए इसका मतलब निकलता है कि यह सेल डिवीजन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर. ठीक है, अब है क्या? अच्छा, यहां तक नोट कीजिए. वर्चुअली ये 12th के लिए हमारा गेट ओपन कर रहा है. ये चैप्टर ऐसा इंपॉर्टेंट है. हो गया? अब देखिए कैसे ये हमारे लिए 12th का चैप्टर ओपन कर रहा है. नया सेल बनेगा यानी सेल डिवाइड करेगा. तो सेल डिवाइड करेगा, उसके बाद उसमें अपने आप को सरवाइव कराए रखने के लिए मैसेजेस कहां से आएंगे, जैसे किस वक्त क्या करना है, ये हम लोग को पता होता है तभी तो हम करते हैं. जैसे हमें सुबह उठना है तो आगे क्या करना है? ब्रश करना है, फ्रेश होना है, उसके बाद जो हम काम करते हैं उस काम की ओर जाना है. ये हमें ट्रेनिंग मिला, कोई बताया. पर ये तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे देख रहे हैं. सेल लेवल पे कौन सेल को बताएगा? तो सेल को कोई नहीं बताता. सेल के अंदर ही इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है. एंड दैट स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन या स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द क्रोमोसोम. क्योंकि उसके हर पॉइंट ऑफ लाइफ में कैसे एक्टिविटी करनी है, दोज एक्टिविटीज आर कोडेड, कोडिंग मैसेज में प्रेजेंट रहता है इन द क्रोमोसोम. सो दिस इज हाउ द क्रोमोसोम्स आर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल. अब ये जेनेटिक मटेरियल सेल को कैसे मिला? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. प्री एग्जिस्टिंग सेल ने आगे के जनरेशन के सेल को ये कोडेड मैसेज दे दी, तो वो अकॉर्डिंगली अपना लाइफ फॉर्म कैरी कर रहा है. एंड दिस इज अबाउट जेनेटिक्स, कि एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे होता है नेक्स्ट जनरेशन में. दिस इज जेनेटिक्स, हेरेडिटी. ठीक है, अब देखिए इसी से डीएनए आरएनए प्रोटीन खुलेगा. जब हम उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा ये है क्या, तो डीएनए आरएनए प्रोटीन. इसमें जब हम मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे, नहीं हम इस सेल से चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट भी बने, ये सिर्फ यही प्रोडक्ट बना रहा है, दूसरा प्रोडक्ट बने. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चाहते हैं कि लार्ज स्केल में अल्कोहल बने, तो सेल को कैसे मॉडिफाई करेंगे? तो उसका कुछ मेथड होगा, है ना. हम चाहते हैं कि ये सेल अल्कोहल तो बनाता है, एंटीबायोटिक भी बनाए, तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाला दूसरा सेल पकड़ेंगे और उसके उस मटेरियल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है. अब हमारा काम क्या होगा? हम दो सेल क्यों प्रोपागेट कराएं, हम एक ही सेल में सारा कुछ करना चाहेंगे, है ना.
तो कम एफर्ट में ज्यादा प्रॉफिट, तो हम इस अल्कोहल प्रोड्यूस करने वाले सेल में ही उस एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करने वाला मटेरियल इंट्रोड्यूस कर देंगे। नाउ व्हाट इज दैट? अगेन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करना है, इसका इंफॉर्मेशन किस में होगा? वही क्रोमोसोम। तो उसके क्रोमोसोम को क्या टोटल इसमें डाल दें, तब तो ये ऑर्गेनिज्म बदल जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे उस क्रोमोसोम का उस पार्ट को आइसोलेट करने का जो कि पर्टिकुलर एंटीबायोटिक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उसको काटकर इसके क्रोमोसोम में बैठा देंगे, कटिंग एंड जॉइनिंग ऑफ क्रोमोसोम, रादर क्रोमोसोम आर डीएनए एक्चुअली। तो कटिंग एंड जॉइनिंग ऑफ डीएनए, ये क्या हो गया? बायोटेक्नोलॉजी, जो आपका चौथा यूनिट है। उसके बाद देखिए इसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन। ये आपका इकोसिस्टम इकोलॉजी वाला 5वां यूनिट। और तीसरा यूनिट है माइक्रोब्स को अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए कैसे यूज करें। हमारे इन्फेक्टिंग एजेंट्स भी वही है मोस्ट ऑफ द टाइम, और उनसे बचने के लिए भी हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ये तो ह्यूमन बॉडी लेवल पे हो गया। अब एग्रीकल्चर फील्ड में उसका क्या यूज है, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 3। तो सेल से ही इन सभी यूनिट्स के लिए गेटवे खुल रहे हैं। समझ में आ गया? अब देखिए एक चीज है यहाँ पे, ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल डिवीजन डाल दिया, बट जो चीज मिसिंग है वर्चाओ के कॉन्सेप्ट में, वो क्या? पहला सेल दुनिया में कैसे आया? आगे का सेल तो पहले सेल से आया होगा ना। हाउ डज दैट फर्स्ट सेल केम अप टू दिस अर्थ? हाउ डिड द फर्स्ट सेल केम अप टू दिस अर्थ? नाउ दैट पार्ट इज कवर्ड अंडर इवोल्यूशन। इसलिए सेकेंड यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं। एक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो जेनेटिक्स के नाम से जाना जा रहा है। दूसरा चैप्टर है उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी डीएनए आरएनए प्रोटीन, और तीसरा चैप्टर है इवोल्यूशन। बिकॉज ऑफ दैट समझ में आया कि कैसे स्टेजेस में सेल का जो थ्योरी है वो हम लोग को डिफरेंट एस्पेक्ट्स देता है। नाउ जो सेल पहली बार दुनिया में एग्जिस्ट किया उसके लिए हम लोग को पढ़ना है इवोल्यूशन, और वो अल्टीमेटली आपको यही प्रूफ करके देता है कि इस अर्थ पे प्रेजेंट जितने इननेट ऑब्जेक्ट्स है, इननेट मटेरियल यानी नॉन लिविंग मटेरियल, उन नॉन लिविंग मटेरियल पर एनर्जी आया, और एनर्जी का सोर्स था लाइटनिंग। एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट वाज द सोर्स, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बारिश जब भी होता है, बादल गरजते हैं, लाइटनिंग होती है, एंड दैट हैज इमेंस पावर। वो ऐसे रिएक्शंस को कैरी ऑन कर सकते हैं जो कि असंभव है। मैनुअली हम उतना एनर्जी ला भी नहीं सकते बड़े आसानी से। उन रिएक्शंस को वो बड़े आसानी से कैरी ऑन कर जाते हैं, जो नाइट्रोजन साइकिल में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे। मिला है नाइट्रोजन साइकिल? 3 तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक माइक्रोब्स के द्वारा, एक इंडस्ट्री में, और तीसरा लाइटनिंग से। फिक्सेशन मतलब होता है जो मोबाइल है यानी गैसेस हैं उनको किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जो कि अपना जगह नहीं बदल सकता। दैट मीन्स सॉलिड कंपाउंड्स या किसी दूसरे कंपाउंड, तो फ्री फॉर्म से एसोसिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना इज फिक्सेशन। तो उस फिक्सेशन के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? एनर्जी का, एंड दैट एनर्जी वाज गिवन बाय द लाइटनिंग। तो वहां से इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ पाएंगे। एनीवे, अब वापस आते हैं सेल पे। अब यहां से हम लोग को देखना चाहिए, सेल तो हम लोग देख रहे हैं दुनिया में बहुत तरह के सेल्स हैं। सम ऑफ द prominent examples of cells, जिसमें बैक्टीरिया, फंगल सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, एमीबा, यूग्लिना एटसेट्रा। बहुत तरह के सेल्स हैं। हम लोग 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं इनके बारे में, पढ़े ना? तब बात क्या आती है
ये सब जो अलग अलग है, अब ह्यूमन का नेचर क्या होता है कि वो अपने सराउंडिंग के सारी चीजों को जानना चाहता है। क्यों? फॉर देयर यूज, ठीक है, उनको एज ए रिसोर्स यूज करना चाहता है। जैसे अगर हम जान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप जब इसको पढ़ रहे थे, प्लांट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, कई जगह पे कैलोट्रॉपिस एग्जाम्पल में है, अकवन कहते हैं इसको। तो उसमें एक तरह का मटेरियल होता है, इसे कहते हैं ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट इज एक्चुअली ए पॉइजन, है टॉक्सिक मटेरियल, और इसी ग्लाइफोसेट के टॉक्सिसिटी के कारण कोई भी एनिमल इसे चरता नहीं है। अब देखिएगा, जो हाईवेज है उसके बगल में सुंदर सुंदर इतने शॉर्ट हाइट का अकवन का पेड़ बहुत सारा मिल जाएगा। अगल बगल में गाय भैंस बकरी चर रही होगी, पर भूल के भी उसको नहीं टच करेगा। रीजन क्या है? उसके अंदर वो टॉक्सिक मटेरियल ग्लाइफोसेट। और इससे होता क्या है? इससे हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हार्ट इतनी तेजी से मतलब बीट करने लगता है कि वो वर्चुअली डैमेज कर जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो एनिमल उसे खाने की कोशिश करेगा, इट विल डाई आउट ऑफ दैट। ये उसका एक प्रोटेक्शन है। अब ह्यूमन इसका इस्तेमाल चाहता है कि इसको कैसे यूज करें, तो इसका बेहतरीन यूज है ऐसे पेशेंट्स जिनका हार्ट बीट करना बंद कर दे, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट इसका इंजेक्शन उसके हार्ट में दिया भी जाता है। लास्ट टाइम जो मतलब हम लोग मतलब मेडिकल साइंस में एफर्ट लगाते हैं किसी भी डाइंग पर्सन को सरवाइव कराने के लिए, तो इसका इंजेक्शन अगर डायरेक्टली उसके हार्ट में दिया जाए तो इतना तेज उसमें कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करेगा कि वो फिर से बीट करने लग सकता है, जो बीटिंग बंद कर रहा था। तो क्या हुआ? वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टॉक्सिन्स फॉर आवर बेटरमेंट। आप जानते हैं कि बिच्छू यानी स्कॉर्पियन बाइट बहुत ही पेनफुल होता है ना। फिर देखिए, आप ये जानते हैं कि जो लीच है, अगर वो लीच जोंक जिसे कहते हैं, है ना, दलदल जमीन है या पानी लगा हुआ है बहुत समय से, वहां पे लीचेस रहते हैं, अगर पैर पे लग जाए, जनरली या जो भी एनिमल है, गाय भैंस है, उनके पैर पे ये लगे हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं, और क्या करते हैं? लगातार उसका ब्लड सक करते रहता है। जानते हैं उनके सलाइवा में एक मटेरियल होता है, वो है ब्लड एंटीकोआगुलेंट। मतलब वो अगर वेन को डैमेज करता है तो ब्लीडिंग होगा। अब वो जब सलाइवा वहां पे प्लेस करता है तो सलाइवा का एंटीकोआगुलेंट मटेरियल ब्लड को क्लॉट करने नहीं देता। इट बिकम्स ए ओपन टैप, बिकम्स एन ओपन टैप। तो उस छोटे से ओरिफिस से लगातार ब्लड आता रहता है और ये मजे से ब्लड पीता रहता है। ये तो खतरनाक चीज है। तो अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो हमको लगेगा कि पूरा जोक खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे एनिमल्स को और हमें भी अटैक कर सकता है। लेकिन नहीं, हम लोगों ने इसका बेटर यूज सोचा है। वो है क्या? जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग 10th पे पढ़े होंगे, जब किडनी फेलियर होता है या किडनी फंक्शन ठीक से नहीं करता है तो हम लोग क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं उसका। और डायलिसिस के दौरान पूरे के पूरे बॉडी के ब्लड को बाहर निकालते हैं और उसे फिर यूरिया से अलग करके फिर से पेशेंट के बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बाहर निकालते हैं किससे? आर्टरी से, ट्रांसफर करते हैं वेन से, ठीक है। अब है क्या, इस दौरान आप देखिए, ब्लड जैसे ही ब्लड वेसल्स में से बाहर आएगा, इट विल क्लॉट। तो आपका कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया था कि हम यूरिया अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ब्लड वापस डाल देंगे, लेकिन द मोमेंट यू ड्रॉ आउट द ब्लड, इट स्टार्ट्स क्लॉटिंग एंड द पेशेंट विल डाई आउट ऑफ विदाउट ब्लड। उसके पास प्रॉपर ब्लड नहीं होगा तो खुद ही मर जाएगा। किडनी फेलियर से तो बाद में मरता। तो इस समस्या का समाधान क्या है? आप उसमें एंटीकोआगुलेंट मिलाइए। इस एंटीकोआगुलेंट के लिए उनके सैलिवरी प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन एंटीकोआगुलेंट। तो देखिए, वी आर मेकिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल्स आल्सो। तो इसीलिए ये क्यों बताए? क्योंकि हमें जानना होगा हमारे आसपास में क्या चीजें हैं, सो दैट and this is the reason why humans are becoming very much aware of its surrounding, ठीक है। अब है क्या, हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि इतने तरह के सेल्स हैं। अब इन सेल्स के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे तो वी विल बी हस्ट अप, हम समाप्त हो जाएंगे। और कोई एक ह्यूमन अपने लाइफ टाइम में इतने सेल्स के बारे में पढ़ भी नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब एनिमल और प्लांट क्लासिफिकेशन देखे तो नंबर ऑफ
स्पीसीज प्लांट्स के, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, यही ह्यूज है, ये मिलियंस में जाते हैं। और हमारे पास इन सबों के बारे में नॉलेज है, तो कैसे हम लोगों ने किया? बाय क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हियर आल्सो वी नीड ए मेथड ऑफ क्लासिफाइंग द सेल्स, और इन क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन है क्या? कि हम इन्हें करें ऑन द बेसिस ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन, या ऐसे कहें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अगेन ए क्वेश्चन अराइजेस, हम न्यूक्लियस के बेसिस पे क्लासिफाई क्यों करना चाहेंगे? इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि न्यूक्लियस वो एरिया है जहां जो कि जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस कहने का मतलब हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल एक सिक्योर प्लेस में प्रेजेंट है। तो सिक्योर प्लेस में प्रेजेंट है या नहीं, इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो जिसमें सिक्योर प्लेस पे प्रेजेंट नहीं है उसे कहते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट वाला, और जिसमें सिक्योर प्लेस है उसे कहते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट वाला। तो न्यूक्लियस एब्सेंट वाले को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक, और न्यूक्लियस प्रेजेंट वाले को कहते हैं यूकैरियोटिक। द बेसिक थॉट इज दैट, हम लोग तो 8 से ही इस चीज को जान रहे हैं, बल्कि 6 से ही थोड़ा बहुत इसके बारे में हमारे पास जानकारी होती है, बट दिस इज द रियल रीजन कि इसका क्रोमोसोम यानी जेनेटिक मटेरियल कवर्ड है कि नहीं। तो कवरिंग के बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई कर रहे हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हमें मिलता है दो तरह का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहां तक आप नोट कर सकते हैं। हम लोग शुरू करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल से। तो पहले ही बता चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल कैसे सेल्स हैं जिनके पास की अपना न्यूक्लियस नहीं है, यानी उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो नेकेड है, वो अगर अनकवर्ड है तो प्रेजेंट कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। और वो एरिया जहां साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम पाया जाता है इन प्रोकैरियोट्स का, उस एरिया को कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये भी हम लोग जानते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल, they have nucleoid. Eukaryotic cell, they have nucleus. अब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। कई एग्जाम्पल है, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एटसेट्रा। माइकोप्लाज्मा के एग्जाम्पल में है पीपीएलओ, ये हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज ये 3 to 5 माइक्रोन होता है। ये पढ़ेंगे म्यू, ठीक है, एमयू म्यू, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1 म्यू इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर, और 1 म्यू या इस म्यू को हम लोग कह रहे हैं माइक्रोन। इसे माइक्रोन भी कहते हैं, म्यू भी कहते हैं। तो माइक्रोन या माइक्रोमीटर, ठीक है, ये इसका डायमेंशन है। तो मीटर स्केल पे हम लोग इसको समझना चाहते हैं तो इस तरीके से करें। अब है क्या, एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज अगर 3 to 5 माइक्रोन होता है तो पीपीएलओ का साइज 0.3 से लेके 0.5 माइक्रोन के बीच में होता है। सो इट इज सपोज टू बी द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, स्मॉलेस्ट, राइट।
लेकिन अब मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसे हम लोग R.H. विटेकर का सिस्टम कर रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें हम लोग पीपीएलए को बैक्टीरिया के अंदर ही या मोनेरा के अंदर ही ले आए हैं, जो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। अब देखिए, हम लोग अपने स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं किसको, बैक्टीरिया एज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, बैक्टीरिया में क्या क्या दिखेगा, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व्ड इन ए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, बेटर होगा, कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व्ड इन ए बैक्टीरिया, बैक्टीरियम ब्रदर। एक होगा बाउंड्री, दूसरा होगा साइटोप्लाज्म और इक्विवेलेंट टू प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा होगा क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल। यही चीजें इनमें दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। अब है बाउंड्री, इधर नोट करना है, ये मिटा दे इसको, इससे जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्री, बाउंड्री में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा होता है सेल वॉल, तीसरा होता है प्लाज्मा लेमा, लेमा मतलब होता है मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 मिलकर इसका बाउंड्री बनाता है, और इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहता है, आउटर टू इनर, ठीक है। अब बारी बारी से देखिए, पहले है ग्लाइकोकैलिक्स, ये बने होते हैं किनसे, कंपोजिशन म्यूकोपॉलीसैकेराइड, एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, ए काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं। अब ये क्या है, इनके टाइप्स भी हैं, एक हो सकता है थिन टाइप और दूसरा होता है थिक टाइप। अगर ये थिन है, पतला लेयर है, तो इसे हम लोग कहेंगे स्लाइम लेयर, और अगर ये थिक है तो इसे हम लोग कहेंगे कैप्सूल, और ये टफ भी होगा, ठीक है। यहां तक लिखिए, ओके। तो हम लोग इसके बाउंड्री पे हैं। बाउंड्री का पहला हिस्सा बाहर की तरफ से हम लोग को दिखा, ये होगा ग्लाइकोकैलिक्स, जो एक प्रकार का शुगर कंपोनेंट है।
और ये थिक और थिन दोनों हो सकता है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है वो देखिए। कहता है क्या कि इसकी पहचान क्यों करें। सबसे पहले ये थिक है या थिन है, इससे हम लोग को क्या मतलब है। वह है क्या, अगर ये थिन लेयर का आउटर कवर है, आउटर बाउंड्री है, तो इसका सेल वॉल बड़ी इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। ठीक है, और हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे सिक्रीशंस पे एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, इसे कहते हैं लाइसोजाइम। ठीक है, उस एंजाइम को कहते हैं लाइसोजाइम, और इसका स्पेशलिटी है कि ये सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अब है क्या, मेरे पास बंदूक है, गोली भी है, लेकिन हम जिस पे चलाने वाले हैं उसका जो बॉडी है वो इस गोली के लिए एक्सेसिबल नहीं है। कहने का मतलब है, हम जिस पे गोली चला रहे हैं वो पहले से बुलेट प्रूफ पहन के आया, तो मेरा गोली उसको लगेगा कभी, मेरा बुलेट उसको फायर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, पियर्स नहीं कर पाएगा। तो ये जो है ग्लाइकोकैलिक्स एक तरह से उसका बुलेट प्रूफ वेस्ट है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। ठीक है, और हमारे बुलेट्स क्या है, हमारे इम्यून सेल्स के प्रोडक्ट्स लाइक द एंटीबॉडीज। ठीक है, तो हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्पेशली बैक्टीरिया के सेल वॉल को डैमेज करने में हेल्प करे। और एक एंजाइम भी हम लोग रखे हुए हैं, वो है लाइसोजाइम, वो भी सेल वॉल को मिलते ही उसे काट दे। ठीक है, इस तरीके से हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। अब है क्या, ये सभी चीजें अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ इंटरेक्ट कर पाई तो ना, अगर नहीं इंटरेक्ट कर पाया तो हम तो बैठे हैं ये सोच के कि हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बैक्टीरिया जो बॉडी में एंटर किया उसके प्रोटेक्टिंग लेयर ऐसे हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के एजेंट्स को उस तक, उसके सेल वॉल तक पहुंचने ही नहीं दे रहे, तो वेल प्रोटेक्टेड रहेगा। वैसे स्थिति में अगर ये हमारे बॉडी में एंटर किया तो हम इसके अगेंस्ट पे कोई भी रेजिस्टेंस दिखा नहीं पाएंगे, और ये जो मन चाहे वो करेगा, यानी अपना रिप्रोडक्शन करेगा, नंबर बढ़ाएगा, बदले में जो टॉक्सिन्स फैलाता है वो टॉक्सिन फैलाएगा, और हम इससे बीमार होंगे। ठीक है, सो द बॉटम लाइन इज दैट कि अगर थिन लेयर होगा तो विल बी मोस्ट ऑफन प्रोटेक्टेड, ज्यादा चांस है कि हम इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचे हुए रहेंगे। लेकिन अगर ये थिक हुआ तो ज्यादा चांस है कि हम इसके इन्फेक्शन अटैक से नहीं बच पाएंगे। तो ये जानना कब जरूरी हो जाता है, तब जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो इस दौरान जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो बैक्टीरिया का स्टडी कर रहे हैं या बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उसका स्लाइम लेयर है कि उसका कैप्सूल है। अगर कैप्सूल है तो दे विल टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन सो दैट इन एनी केस दिस बैक्टीरिया मस्ट नॉट एंटर द बॉडी, अदरवाइज ही और शी विल बी टेरिबली इल, बुरी तरीके से बीमार पड़ेंगे। और अगर वो पाते हैं कि इसमें थिन लेयर है ना, तो उतने कड़े सुरक्षा की, उतने ज्यादा प्रिकॉशंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देयर बॉडी और ह्यूमन बॉडी कैन इजीली टर्न देम डाउन, ये आसानी से इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि इसका ग्लाइकोकैलिक्स कैसा है, और इसके लिए एक मेथड है टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ glycocalyx. There is a staining method called ग्राम स्टेनिंग। डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे ग्राम स्टेनिंग का, सिर्फ इतना बताना है कि जो ग्राम स्टेन पकड़ लेगा, हाँ इतना आप समझ लीजिए, ग्राम स्टेन है क्या, एक तरह का कलरिंग एजेंट है जिसका टारगेट होता है सेल वॉल, नॉट दिस ग्लाइकोकैलिक्स बट द सेल वॉल। ठीक है, अब
ये स्टेनिंग मटेरियल, ये कलरिंग एजेंट जब सेल वॉल तक पहुंचता है तो सेल वॉल को क्या करता है, उसके साथ रिएक्शन कर जाता है और एक परमानेंट कलर इंड्यूस करता है। मोस्ट ऑफन इट इज वायलेट, ठीक है, बैंगनी रंग जनरली होता है। तो ये सेल वॉल के साथ अगर इंटरैक्ट कर पाया तो सेल वॉल के साथ कलर प्रोड्यूस करता है और ये इरिवर्सिबल कलर होगा, यानी आप इसको वॉश करेंगे तो जाने वाला नहीं है। जैसे हम जो कपड़े पहनते हैं, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर एटसेट्रा, इसमें जो कलर्स हैं, ये कलर धोने के बाद भी नहीं निकलते। रीजन क्या है, ये हमारे जो फैब्रिक है उसके सरफेस के साथ रिएक्शन करके उसे मॉडिफाई कर चुका है, ठीक है, इसलिए वो वैसा कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए वो कलर जाएगा नहीं, ठीक है। उसी तरीके से जब इसका सेल वॉल रिएक्शन कर जाएगा तो एक कलर प्रोड्यूस करेगा, आप लाख वॉश कीजिए इट विल नॉट गो ऑफ, क्योंकि सेल वॉल के एलिमेंट्स ने इसे रिएक्शन करके एक कलरफुल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग, यानी ग्राम स्टेन ऐड करने के बाद अगर वो सेल वॉल को कलर कर पाया तो कहलाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और अगर सेल वॉल को कलर नहीं कर पाया तो कहलाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब सोचिए कलर कब कर पाएगा, जब सेल वॉल तक पहुंचेगा स्टेनिंग मटेरियल, और वो तभी पहुंच पाएगा जब ये थिन लेयर होगा। यानी ग्राम स्टेन पॉजिटिव दिया, यू नीड नॉट टू वरी टू मच। इफ इट इज ग्राम नेगेटिव then you have to be worried about your safety with what you are working। जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसके साथ आपको सेफ्टी के लिए सोचना पड़ेगा। एंड ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका कैप्सूल प्रेजेंट है, इसका ग्लाइकोकैलिक्स थिक, राइट। तो टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स देयर इज अ स्टेनिंग मेथड कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग। नंबर 1, इफ द स्टेनिंग is successful, then it gives color और ये कहलाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। So it indicates slime layer। If the gram staining is not successful, then it is gram negative bacteria and it has capsule। यहां तक नोट कीजिए, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग से हम पता कर सकते हैं, अब यहां देखिए ग्राम स्टेनिंग का इंपॉर्टेंस हम लोग देख लिए। इससे हम लोग को यह पता चल जाता है कि इसका जो मतलब क्या कहते हैं सेल वॉल है वो आसानी से एक्सपोज होगा या नहीं। तो यहां से हम लोग को देखना चाहिए कि इसके पास अगर ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ग्लाइकोकैलिक्स फंक्शन क्या करने वाला है। फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, और ये है टू प्रोटेक्ट द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज अबाउट ग्लाइकोकैलिक्स। अब आइए सेल वॉल।
कंपोजिशन ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन। अगर सीधे शब्दों में समझे तो पेप्टिडोग्लाइकन है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर या शुगर्स। इनके कॉम्बिनेशन से जो मटेरियल बनता है वो पेप्टिडोग्लाइकन है और उसी से इसका सेल वॉल बनता है। ठीक है। नेचर रिजिड कड़ा होता है एंड रिजिड एंड टफ। और ये टफनेस और रिजिडिटी इसको कई तरीके से फायदा पहुंचाता है। तो फंक्शन पहला है प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया। दूसरा है डिफाइंस शेप ऑफ द बैक्टीरिया। तीसरा है प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ बैक्टीरिया एटसेट्रा। तो कितने फंक्शन से निभा रहा है? एक तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन दे रहा है बाहरी अटैक से ताकि उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्टेड रहे, सुरक्षित रहे, कोई भी चीज एंटर ना कर पाए। दूसरा है इसको एक डेफिनेट शेप देता है। और तीसरा है क्या, ये प्रिवेंट करता है इसको फटने से, क्योंकि जब इसे है ना अपने अंदर फूड मटेरियल स्टोर करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा, है ना, अंदर में जब ये इम्प्योरिटीज यानी सॉल्युबल मटेरियल ऑफ वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स को ज्यादा स्टोर कर लेगा तो अंदर के वाटर की प्यूरिटी क्या हो जाएगी? कम। और जहां पे प्रेजेंट है वहां का प्यूरिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? अधिक। तो वाटर क्या करना चाहेगा? बाहर से अंदर की ओर आएगा तो एक्सेसिव अगर वाटर एक्युमुलेशन हो गया, बहुत फूल जाएगा। तो अगर सेल वॉल टफ और रिजिड नहीं रहेगा तो सेल तो ब्रेक ओपन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसे बचाएगा यही। ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और साइलेंट फीचर्स ऑफ ए सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। इधर मिटाते हैं, तब तक आप नोट कीजिए। फंक्शन से आप लिखेंगे ग्लाइकोकैलिक्स का। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए अगला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में हम लोग को पढ़ना भी है, यूकैरियोटिक सेल जहां देखेंगे वहां पे। लेकिन मोर और लेस इतना जान के रखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया का है उसी तरह का है ना, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होते हैं। नेचर वही है, कंपोजिशन वाइज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो कंपोजिशन में भी जो बेसिक मॉलिक्यूल है, बेसिक कहने का मतलब जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रहा है,
those are same, not for the bacteria but for the eukaryotic cells as well. But what happens, the difference comes when the basic molecule या fundamental molecule का composition कैसे बना, क्योंकि simple molecules है नहीं, ठीक है, complex molecules. The composition wise made of lipid, ये मेजॉरिटी में रहता है, प्रोटीन much less than lipid and sugars very very little amount, बहुत कम मात्रा में रहता है. इस तरीके से इसका कंपोजिशन होता है. तो मेजॉरिटी में क्या आ गया, यानी मेजर कंपोनेंट क्या हो गया, दिस वन एंड दिस वन. इसीलिए हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बने, प्रोटीन एंड लिपिड के. फ्रॉम हियर वी से दैट plasma membrane is made of protein and lipid. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बने हैं, प्रोटीन और लिपिड से. अब एक चीज देखिए, फंक्शन, ट्रांसपोर्ट, यहां भी है ऑस्मोसिस, और तीसरा है कैरिंग द लिविंग पार्ट, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जो कि इसका साइटोप्लाज्म है. ये तीन इसके मेजर प्रॉपर्टीज हैं. यहां तक नोट कीजिए. अब है some other functions or structures made by the plasma membrane in bacteria. पहला है inner foldings of plasma membrane. Plasma membrane used to be supposed to be straight line structure, ऐसे बैक्टीरियल सेल जिस तरह इस तरह के होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हम इमेजिन कर सकते हैं. लेकिन अगर देखिए तो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, ऐसे दिखाई देगा, तो यहां से हट जाएगा, फिर ये अंदर की तरफ फोल्ड किया, ऐसे दिखाई देगा, एंड सो ऑन. तो ये इनर फोल्डिंग्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है ऑफ एंड ऑन बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है. सो इनर फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेक ए स्ट्रक्चर कॉल्ड मेसोसोम्स. इन्हें मेसोसोम कहा जाता है, राइट. मेसोसोम कई तरीके से हेल्पफुल होते हैं. इट इज
helpful in creating an enlarged surface area of the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है. देखिए तो पहले अगर यहां से यहां जाना पड़ता तो फॉर एग्जांपल 1 मिलीमीटर ट्रेवल करते है ना. अब ये नहीं है, अब ऐसे जा रहे हैं तो ये आके मान लेते हैं 3 से 4 मिलीमीटर के बीच का डिस्टेंस बना, तो सरफेस एरिया दूरी बढ़ी, इसका मतलब एरिया बढ़ गया. तो यही कह रहा है कि अगर ये इनर फोल्डिंग्स प्रोड्यूस करता है तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है. ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे, उसमें क्या बन रहा था, इनर फोल्डिंग को क्या कहते थे, इनर मेम्ब्रेन के. नहीं पता चल रहा, ध्यान नहीं आ रहा. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बाई मेम्ब्रेनस था ना. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के जगह को क्या कहते थे, हाँ इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. अगर आप कह रहे हैं आईएमएस तो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर के जगह को क्या कहते थे, जो आप बोले अभी मैट्रिक्स. और इनर मेम्ब्रेन का इनर फोल्ड होता था जगह जगह पे, उसे क्या कहते थे, जिसपे ऑक्सीसोम्स और क्रिस्टे. तो ये भी उसी तरह के स्ट्रक्चर्स रखते हैं, इन्हें यहां कहा जाता है मेसोसोम. ठीक है, सो इट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और वहां भी इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कौन बढ़ाया था, क्रिस्टी, ताकि वो माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सके, एंड दैट इज रेस्पिरेशन. दूसरा, इट फॉर्म्स द साइट ऑफ attachment of the bacterial chromosome. ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का साइट ऑफ अटैचमेंट बनता है. अदरवाइज साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होता है. ठीक है, साइटोप्लाज्म एक डायनेमिक स्टेट है, ये स्टैटिक नहीं कि एक जगह बाल्टी में पानी भर के रख दिया वैसे ही रह गया. नेवर, इट इज डेंस. और डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन एक जगह होने लगेगा. अगर मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन हुआ तो सेल मर जाएगा. इसलिए मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह इवनली होना चाहिए, एंड फॉर दैट साइटोप्लाज्म मूव करता है, जिसे साइक्लोसिस कहते हैं. ठीक है, तो क्रोमोसोम साइक्लोसिस के बीच में अगर पड़ेगा इट मे बी डैमेज्ड. तो बैक्टीरिया का अपना साइक्लोसिस अगर अपने क्रोमोसोम को डैमेज कर दे तो बैक्टीरिया जिंदा कैसे रहेगा, उसका तो लाइफ के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो डैमेज हो जाएंगे. इसलिए इसे एक जगह होल्ड करना जरूरी होता है, दिस क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम रिमेन्स अटैच्ड विद द मेसोसोम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, और वो जगह हमें न्यूक्लियोइड के रूप में दिखाई पड़ती. समझ में आया, व्हाई न्यूक्लियोइड इज ए डेफिनेट स्पेस, दिस इज द रीजन. सो यही चीज यहां कहा गया कि बैक्टीरिया का क्रोमोसोम का अटैचमेंट साइट भी ये प्रोवाइड करता है. और आप जानते हैं बैक्टीरिया के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं, बिना राइबोसोम के प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा, है ना. सो दे हैव राइबोसोम्स. नाउ यू कम टू नो दैट राइबोसोम्स आर आल्सो रिमेनिंग अटैच्ड विद दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस गिव्स द साइट एज वेल. राइबोसोम्स are also attached with the plasma membrane, and mesosome provides extra surface area for their attachment.
ठीक है। इसके अलावा और भी हैं। It gives the space for respiration as oxysomes are attached with it. भाई एटीपी सिंथेसिस के बिना रेस्पिरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो एटीपी सिंथेसिस करने के लिए इसके पास ऑक्सीसोम इस तरीके से रहते हैं, इसके साथ एसोसिएटेड। फिर है क्या, इट कैन फॉर्म मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड एरिया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। ये क्या कर सकते हैं, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड एरिया बना सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल क्रोमैटोफोर। अब ये क्या चीज है, इट यानी क्रोमैटोफोर कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन साइनोबैक्टीरिया, यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनमें उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रोमैटोफोर बनाते हैं। अब देखे होंगे, अगर थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन नहीं हो तो क्या लाइट रिएक्शन हो पाएगा? फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं ना, तो उसमें थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन इज द वन व्हिच विल डू, पहले ही लिखने लग रहे हैं, समझने की तरफ ध्यान ही नहीं है। रुक जाइए, आपको तो टाइम देते ही हैं। तो इसका जो मतलब थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन क्या करने वाला था, फोटोसिंथेसिस के लिए साइट दे रहा था लाइट रिएक्शन का, बिकॉज क्लोरोफिल ए एंड द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वर प्रेजेंट ओवर देयर। और ये जब तक स्टैटिक नहीं होगा तब तक ब्रेकडाउन ऑफ वाटर कैसे होता है ना। तो यहां पे ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, उनके लिए भी इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो प्रेजेंट होते हैं इसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोड़ के और दूसरा कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, आई मीन कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। तो इसीलिए इसी मेम्ब्रेन का जितने तरीके से इस्तेमाल कर सको वो करते हैं। तो क्रोमैटोफोर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इनर फोल्डिंग बनाकर बनाते हैं, जो चारों तरफ से इनक्लोज होता है, और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसके साथ ही इसको एटसेट्रा कर सकते हैं। ऐसे ये और भी ग्रैन्यूल्स बनाते हैं लाइक दैट ऑफ, जो कि इंक्लूजन बॉडीज में आएंगे। यहां तक नोट कीजिए।